देखिए हम लोग नॉर्मलता, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज्य ये पढ़ चुके हैं। और अभी तक जितना मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में हम जितना पढ़ चुके हैं उतने ही में से 5 नंबर का टोटल चैप्टर का क्वेश्चन होता है, उसमें से सिर्फ 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है बस उतने मतलब जितना अभी तक पढ़े हैं उसमें से पूछता है। तो सारी डिफिनीशंस और उस पर जो न्यूमेरिकल्स हैं बैठ के ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। अगली हमारी हेडिंग होगी विलेयता। तो विलेयता की तो डिफिनीशन अभी लिखवा चुके हैं इसके पहले भी। तो यहाँ पे अगर जनरल बात करें विलेयता की तो निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अधिकतम मात्रा जो घुलती है ना किसी भी विलायक में, तो जो सोल्यूशन तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सोल्यूशन। हमें ठोस एवं गैसों की द्रव में विलेयता का अध्ययन करना है। ठोस और गैस की द्रव में विलेयता का हमको मतलब वही पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले हम देखते हैं ठोसों की द्रव में विलेयता। सैद्धांतिक या गणनात्मक कार्यों में विलेयता को मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं। ध्यान रखिएगा, मोल प्रति लीटर में। एक तो डिफिनीशन होती है कि 100 ग्राम विलायक में अधिकतम जितना विलेय पदार्थ घुला हो तो उसकी क्या होती है, विलेयता होती है। लेकिन मोल प्रति लीटर में अगर विलेयता की बात करें तो अगर मोल के फॉर्म में लिखना हो डिफिनीशन तो ये हो जाएगा, एक निश्चित ताप पर ठोस पदार्थों के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुली हो उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब विलेयता किससे प्रभावित होती है? विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठोसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक तो पहला होता है विलेय एवं विलायक की प्रकृति। आयनिक ठोस ध्रुवीय विलायकों में, सहसंयोजी ठोस और ध्रुवीय क्षीण ध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। सेम कंडीशन वही होता है, अगर ध्रुवीय है तो ध्रुवीय में घुलेगा, ध्रुवीय पदार्थ है तो ध्रुवीय विलायक में, या आयनिक हो या ध्रुवीय पदार्थ हो तो ध्रुवीय विलायकों में घुल जाएगा, और अगर अध्रुवीय हो तो अध्रुवीय विलायकों में घुलेगा। विभिन्न आयनिक ठोसों की जल में विलेयता भिन्न भिन्न होती है जो जालक ऊर्जा और जलयोजन ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो फर्स्ट ईयर में तो पढ़े थे जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, जलयोजन ऊर्जा किसे कहते हैं। यहाँ भी डिफिनीशन देख लेते हैं, शायद ना समझ में आए तो आज आ जाए। तो जालक ऊर्जा 1 मोल ठोस का उसके आयनों से निर्माण करने में जितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसे जालक ऊर्जा कहते हैं। 1 मोल ठोस बनाए उसके आयनों से, जैसे NaCl है तो Na+Cl- दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, NaCl। तो NaCl का 1 मोल अगर निर्माण होता है तो उस टाइम में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, जालक ऊर्जा। जलयोजन ऊर्जा 1 मोल ठोस आयनों के जल योजन पर जो ऊर्जा मुक्त होती है, 1 मोल आयन है ठोस आयनों के जल योजन पर मुक्त ऊर्जा को क्या बोलते हैं, जलयोजन ऊर्जा। मतलब अगर जल मिलाने पर जो एनर्जी रिलीज होगी उसको क्या बोलेंगे, जलयोजन ऊर्जा। वे ठोस जिनकी जालक ऊर्जा कम, जलयोजन ऊर्जा अधिक होती है, जल में अधिक विलेय होती है। जलयोजन ऊर्जा का मतलब जल से घुलने की उसकी कैपेसिटी, मतलब क्या बोलते हैं, ज़्यादा चाहेगा, टेंडेंसी उसकी ज़्यादा होगी जल में घुलने की। कहने का मतलब जालक ऊर्जा कम होगा, जलयोजन ऊर्जा ज़्यादा होगा तो जल में ज़्यादा विलेय होगा। टेम्परेचर, ताप की बात है। जब किसी ठोस को जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है तो ऐसे प्रक्रम में ताप वृद्धि पर विलेयता बढ़ जाती है। 2 प्रकार के रिएक्शन होते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में ऊष्मा देना पड़ता है, ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा रिलीज होती है। तो जहाँ पे रिलीज होती है मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होगा वहाँ पे ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, ऊष्माशोषी प्रक्रम होगा तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। ताप वृद्धि पर विलेयता बढ़ जाती है, जैसे NaCl, KCl, KNO3। जैसे गर्म करेंगे विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। अगला है, जब किसी ठोस को जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो ऐसे प्रक्रम में ताप वृद्धि पर विलेयता घट जाती है। क्लियर। लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड जल में विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। कुछ लवण होते हैं जो असामान्य व्यवहार दिखाते हैं, ठीक है ना। कुछ लवण असामान्य व्यवहार, जैसे क्लोबर साल्ट, सोडियम सल्फेट, डेकाहाइड्रेट की विलेयता 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, उससे अधिक ताप पर विलेयता घटती है। क्योंकि इतना पर इस लवण के क्रिस्टल जल निकल जाता है, यह ताप इस ठोस का संक्रमण ताप कहलाता है। मतलब जब तक विलेयता बढ़ेगी और जिस टेम्परेचर के बाद विलेयता घटनी शुरू हो जाती है उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप। अगला है दाब का प्रभाव।
तो ठोस पदार्थ है, ठोस में पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं। प्रेशर बढ़ाने पर भी उसमें कोई खास इफेक्ट नहीं होता है कि लगभग मैक्सिमम ठोस जो होते हैं और संपीड्य होते हैं, इसलिए दाब का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ठोस लगभग असंपीड्य होते हैं। अगला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही हमारा पढ़ना भी है, मतलब ज़्यादा फोकस इसी से क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर विलेयता पर क्वेश्चन भी बनेगा इसी से बनेगा, गैसों की द्रव में विलेयता। सभी गैसें जलीय अन्य विलायकों में अत्यधिक एकम मात्रा में विलेय होती हैं। लगभग सभी गैसें जल में विलेय होती हैं, चाहे ज़्यादा घुले या चाहे कम घुले। विलेयता बस वही है, डिफिनीशन इसके लिए भी वही होगी। तो गैसों की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। गैस की प्रकृति। सामान्यतः जो गैस विलायक से अभिक्रिया करती हैं तथा विलयन में आयनित होती हैं, बहुत अधिक विलयशील होती हैं। NH3, HCl, HBr, SO2, CO2 आदि सभी पोलर है। ये कंपाउंड हमारा HCl, HBr, SO2, CO2 ये पोलर, ये नॉन पोलर है, लेकिन फिर भी क्या बनाएगा, H2CO3 जल से घुलेगा तो बन जाएगा। यहाँ पे SO2 है, H2SO3 बना लेगा। HBr है, H+Br- में टूट जाएगा, H+Cl- में टूट जाएगा, NH4OH बना देगा। तो NH4OH का मतलब ये आयनित हो जाएगा। अगर ऐसा कहीं भी कंडीशन दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिएगा कि जल में अत्यधिक विलय होगा। CO2+H2, H2CO3, 2H+CO3-। अगर कोई ऐसी गैस है जो जल से अभिक्रिया करके आयनिक कंपाउंड बना लेता है और अपने आयनों में कुछ टूट जाता है, तो उसमें विलयता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, ऑक्सीजन रुधिर में अधिक विलयशील होती है, क्योंकि यह रुधिर के हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है। जिन गैसों का अवशोषण गुणांक ये अधिक होते हैं वे गैसें अधिक विलेय होती हैं। तो अवशोषण गुणांक की भी डिफिनीशन देख लेते हैं। किसी निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर, किसी निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। किसी निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर, किसी निश्चित ताप और एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का सामान्य ताप और दाब पर निकाला गया आयतन अवशोषण गुणांक A कहलाता है। जिसका अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा वो उतना ही अधिक विलयशील होगा। जैसे हीलियम, तो यह अवशोषण गुणांक है, ये ब्रैकेट में उसके अवशोषण गुणांक दिए हुए हैं, गैसें हैं। इसको हम देख करके बता सकते हैं कौन ज़्यादा जल में घुलेगा। जिसका मान ज़्यादा होगा A का मान, वह जल में अधिक घुलनशील है। सेकंड हमारा है विलायक की प्रकृति। वे गैसें जिनमें ध्रुवीय अणु होते हैं और ध्रुवीय विलायकों की अपेक्षा ध्रुवीय विलायकों में अधिक विलयशील होती है, जबकि अध्रुवीय विलायकों में कम विलयशील होती है। कोई बहुत बड़ा मतलब मैटर नहीं है, ये तो समझते हैं ध्रुवीय तो ध्रुवीय में, अध्रुवीय होगा तो अध्रुवीय में। जब गैसें विलायक में घोली जाती हैं तो प्रायः ऊष्मा निकलती है, अतः लाशातेलीय नियम के अनुसार ताप में वृद्धि होने पर गैस की विलेयता कम होती है। मैक्सिमम गैसों के साथ ये कंडीशन होता है कि जब उनको विलायक में घोला जाता है तो ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा निकलने का मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होने का क्या मतलब हुआ कि ताप बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता बढ़ती है, इसलिए गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो दाब बढ़ाएंगे और पास पास हो जाएंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला हमारा नियम है उसी के बेस पर, हेनरी का नियम। विलेयता के बेस पर मतलब ये दाब बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता, मतलब दाब के प्रभाव के संबंध में ही ये नियम है। इसमें सर्वप्रथम विलियम हेनरी 1803 ने विभिन्न गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब के प्रभाव का मात्रात्मक अध्ययन किया और इस आधार पर एक मात्रात्मक संबंध प्रस्तुत किया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार ये कई नियम है, इम्पॉर्टेंट है, पूछता भी है, तो देख लीजिएगा ध्यान से। स्थिर ताप पर किसी विलायक के इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। लगाया जाएगा दाब, ध्यान से समझिएगा, डिफिनीशन याद हो जाना चाहिए बिल्कुल। स्थिर ताप पर किसी विलायक की इकाई आयतन में किसी गैस की घुली हुई मात्रा
उस द्रव की सतह पर साम्य अवस्था में उस गैस द्वारा लगाए गए दाब के समानुपाती होती है। गैस की विलेयता इसके मोल प्रभाज के रूप में भी व्यक्त की जा सकती है हेनरी के नियमानुसार। मेन डिफिनीशन हमारा यही लिखिएगा, अगर एग्जाम में पूछेगा हेनरी का नियम तो यही डिफिनीशन हमारा चलेगा। और इसी के बाद ये नीचे वाला, स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आसान भी है, इजी भी है और लिखना भी आसान है। उसी पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो पढ़ाई हमारी वही होनी चाहिए जिससे हमको कुछ नंबर्स भी मिले और हमारा डिफिनीशन भी क्लियर हो जाए और समझ में भी बात आ जाए। स्थिर ताप पर किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो पी समानुपाती एक्स का मतलब मोल प्रभाज, पी का मतलब आंशिक दाब। पी इक्वल टू के एच एक्स, जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक है, इसका मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। हेनरी स्थिरांक और विलेयता में संबंध व्यक्त करने के लिए लिख सकते हैं एक्स गैस पी अपन के एच बन सकता है ना फार्मूला, इसको इधर लेके आए तो। अतः अब ये हमारा क्या है, ये पी आंशिक दाब है। अगर इसको कांस्टेंट कर दें, एक्स और के एच के बीच का संबंध क्या होगा लिखा, समान दाब पर समान दाब को मतलब क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं कि स्थिर दाब पर विभिन्न गैसों की विलेयता हेनरी स्थिरांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि हेनरी स्थिरांक का मान बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, बस याद रखिएगा इसको। हेनरी नियम के अनुप्रयोग शीतल पेयों तथा सोडा वाटर में, जब बोतल खोलते हैं तो दाब कम हो जाता है। जनरल कोल्ड ड्रिंक का बाटल हो तो खोलते हैं तो दाब क्या होता है, घट जाता है, ताप में वृद्धि हो जाती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड बुदबुदाहट के रूप में बाहर निकलने लगती है। देखे होंगे कोल्ड ड्रिंक में। एक और है उपयोग, गोताखोर गहरे समुद्र में सांस लेते हुए अधिक दाब महसूस करते हैं। अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिसके कारण वायुमंडलीय गैसों की रक्त में विलेयता अधिक हो जाती है। प्रेशर बढ़ेगा तो विलेयता बढ़ेगी। जब गोताखोर सतह पर आते हैं तो वायुदाब धीरे धीरे कम होता है, इससे रक्त में घुलित गैसें धीरे धीरे बाहर निकलती हैं। इससे रक्त में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं जो कोशिकाओं में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिसे बेंड्स कहते हैं। इस प्रभाव से बचने के लिए गोताखोर श्वास के लिए उपयोग में आने वाली टैंक में हीलियम की मिश्रित वायु का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, गोताखोर पानी में ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिला करके लेके जाते हैं, मतलब कि गैस बॉटल के रूप में। ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर यही होगा। फेफड़ों से रक्त में O2 और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किस नियम पर? हेनरी के नियम पर। अगला है लास्ट, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मैदानी स्थानों की तुलना में कम होता है, इसलिए वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों को रक्त ऊतकों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। जब दाब कम होगा तो ऑक्सीजन कम घुली होगी रक्त में। ऐसे व्यक्तियों की सोच स्पष्ट नहीं होती है, मतलब जिसके रक्त में ऑक्सीजन की कमी होती है उनकी सोच स्पष्ट नहीं होती है। ऐसे लक्षणों को एनाक्सिया कहते हैं। ये बीमारी है जब आदमी की सोच स्पष्ट नहीं हो पाती, आखिर क्या चाह रहा है, तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं? एनाक्सिया। कहाँ? अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर आने वाले लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। हेनरी का नियम किस पर लागू होगा? सीमा क्या है इसकी? दाब उच्च नहीं होना चाहिए, बहुत हाई प्रेशर पर भी लागू नहीं होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो तब भी लागू नहीं होगा, गैस की विलायत में विलेयता कम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा घुला नहीं होना चाहिए, गैस की आणविक अवस्था द्रव और गैसीय दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। ये नहीं गैस पता चले कि जल में गया तो लिक्विड होगा, मतलब कि उसका अवस्था बदलना नहीं चाहिए, गैस की अवस्था हमेशा ऐसी ही होनी चाहिए। और इस पर है न्यूमेरिकल, 3 टाइप का, 2 ही टाइप का क्वेश्चन है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इसी में से आएगा। तो 1, 2 क्वेश्चन, 3, 4 क्वेश्चन है, कुल मिला के सॉल्व कर लीजिएगा। इससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आता है। इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, अगर आएगा भी तो हेनरी के नियम पर। तो देखते हैं, यदि N2 गैस को 293 केल्विन पर जल में प्रवाहित किया जाए तो 1 लीटर जल में कितने मिलीमोल N2 गैस विलेय होगी? N2 का आंशिक दाब 0.987 बार है तथा 298 केल्विन पर N2 के लिए KH का मान 76.48 किलो बार है।
देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, इसलिए कि आगे जितने भी क्वेश्चन है सभी इसी रूल से, एक ही नियम है इसका सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा रूल यही लागू करेंगे। दिया है P(N2) का आंशिक दाब 0.987 बार, KH हेनरी स्थिरांक 76.48 किलो बार, 76.48 × 10⁻³ हम जानते हैं X(N2) = P(N2)/KH, ये फार्मूला तो पढ़े हैं ना अभी। X(N2) = 0.987 अपन 76.48 × 10⁻³ तो इसका इसमें भाग देंगे, इतना करेंगे तो हमारा मान आएगा X(N2) = 1.29 × 10⁻⁵ यही चीज़ ध्यान देने वाली है यहाँ पे देखना। माना जल में N2 के N मोल मिले हैं, N2 कितने मोल, N मोल मिले हैं। 1 लीटर जल में इसके 55.5 मोल होते हैं। 1 लीटर जल में जल के मोलों की संख्या कितनी होती है, 55.5। ये याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। कभी कभी ना ऑप्शनल क्वेश्चन में कि जल की मोलरता कितनी होती है, 1 लीटर जल में मतलब जल की मोलरता कितनी होती है, 55.5 मोल। ठीक है, तो वो एक हो गया जल, एक हो गया N2, दोनों के मोलों की संख्या क्लियर हो गई। जल के मोलों की संख्या 55.5, N2 के मोलों की संख्या N। N2 का मोल प्रभाज फार्मूला क्या हो जाएगा, X(N2) N अपान जल के मोलों की संख्या प्लस N2 के मोलों की संख्या। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका मान N/55.5 + N × X(N2) का मान तो अभी निकाले हमने, ये वाला तो मान रख देंगे 1.29 × 10⁻⁵। फिर मल्टीप्लाई करें और इसको इस ट्रांसफ़र करें तो N-1.29 × 10⁻⁵N ये इधर आ जाएगा, इंटू 55.5 × 1.29 × 10⁻⁻5। ये 10⁻⁵N, इसका मतलब n की तुलना में ना इसका मान लगभग 0 हम मान लेते हैं, इसलिए N-1.29 × 10⁻⁵N लगभग n के बराबर होगा। इसलिए n = 55.5 × 1.29 × 10⁻⁵ मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 7.16 × 10⁻⁴ मोल है। तो मिली मोल मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 का मतलब यही हुआ। n = 7.16 × 10⁻⁴ × 10⁻³ तो बराबर क्या हो जाएगा, 7.16 × 10⁻⁻1 मिली मोल ये आ जाएगा। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा 0.716 मिली मोल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन मतलब आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। 298 केल्विन पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जल में विलेयता के लिए हेनरी स्थिरांक कितना पास्कल है। 500 मिली सोडा वाटर 2.5 वायुमंडल दाब पर बंद किया गया। 298 केल्विन ताप पर घुली हुई CO2 की मात्रा की गणना कीजिए। ठीक है, मात्रा बताना है W का मान। एक वायुमंडल बराबर इसको भी पास्कल में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या इसको वायुमंडल में बदल लीजिएगा या वायुमंडल को पास्कल में बदल लीजिएगा। 1.0132 × 10⁵ पास्कल। यहाँ से ना यही रूल सेम फॉलो करेंगे, ये ऊपर वाला हमारा रूल यही लगेगा सब। n का मान निकल जाएगा, जब n निकल जाएगा तो n से W कैलकुलेट कर लीजिएगा। गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, तो मोलर द्रव्यमान इसका 44 होगा। ठीक है, तो सॉल्व करके बताइएगा, आंसर लिख दिए हैं, कमेंट करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगला है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 लीटर जल में 0.4 वायुमंडल दाब पर O2 गैस की विलेयता ज्ञात कीजिए। O2 के लिए हेनरी स्थिरांक इतना वायुमंडल है, दिया है PO2 0.4 वायुमंडल, KH 4.5 × 10⁻⁴ वायुमंडल, XO2 फार्मूला हो जाएगा PO2/KH। XO2 इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 0.087 × 10⁻⁴, यहाँ पे लेके आ जाओ 8.7 × 10⁻�6। सेम वही कंडीशन, माना O2 के मोलों की संख्या n, XO2 n/55.5 + n, इसलिए कि जल के मोलों की संख्या कितनी होती है 55.5। 8.7 × 10⁻�6 n/55.5 + n - इतना, फिर इसका मान लगभग n मान लेंगे। तो n = 55.5 × 8.7 × 10⁻�6 मल्टीप्लाई करेंगे 482.85 × 10⁻�6, n = 4.8285 × 10⁻⁴ मोलर। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर में विलेयता अगर निकालना हो
तो बिलियन की मोलरता और ग्राम प्रति लीटर में संबंध, मोलों की संख्या मोलरता गुणे अणु भार, 4.8285 गुणे 10⁻⁻4। अणु भार कितना होता है ऑक्सीजन का 32, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154.512 गुणे 10⁻⁻4 या 15.45 गुणे 10⁻⁻3 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, एक और क्वेश्चन ये भी सॉल्व करिएगा। एक वायुमंडल दाब पर 1 लीटर जल में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 0.02 ग्राम N2 गैस खुली है। हेनरी स्थिरांक की गणना कीजिए। ये इतना आएगा हेनरी स्थिरांक का मान, सॉल्व करिएगा आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस पर भी बहुत से क्वेश्चन होंगे हमारे बुक में, एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन होंगे, एक्सरसाइज में होंगे। तो हेनरी स्थिरांक पर जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा। मैक्सिमम सारे क्वेश्चन इसी रूल से मतलब इसी रूल पर सॉल्व होंगे और इसी रूल के हिसाब से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। इसके अलावा हेनरी कांस्टेंट या तो हेनरी लॉ पूछता है, एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा कि हेनरी स्थिरांक का मान देगा 2, पूछेगा किसकी विलेयता अधिक है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है विलेयता के हेनरी स्थिरांक, ये याद रखिएगा। और एक न्यूमेरिकल पूछ सकता है। तो बिल्कुल मतलब ध्यान से पढ़ के कंप्लीट करके और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। काफ़ी लेट से धीरे धीरे लोग एक एक करके लग रहा है थक गए आप लोग, तो थकिए मत, पढ़िए उसको और पढ़ के कंप्लीट करके और कमेंट ज़रूर करिए कि कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू।